नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेआर ट्रेडिंग चैनल पर, जहां हम फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सभी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज का एपिसोड हर ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ट्रेड में एंटर करने से पहले हमें चार्ट पर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स चेक करने चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हैं लेकिन इन फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बिना सोचे समझे रैंडम ट्रेड्स ले रहे हैं, जो आपकी कैपिटल को रिस्क में डाल सकता है। इसलिए अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेड लेने से पहले किन चीजों को एनालाइज करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाते हैं, तो आपके चार्ट रीडिंग स्किल्स में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलेगा और इसके बाद आपको चार्ट रीडिंग की कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको वीडियो को एक भी पॉइंट मिस ना करते हुए एंड तक देखना है। इन द एंड आपको सब कुछ डिटेल से समझ आ जाएगा कि चार्ट को कैसे रीड करना है और ट्रेड लेने से पहले क्या क्या एनालाइज करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप ट्रेड करते हैं और आपको मार्केट स्ट्रक्चर का नॉलेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अंधेरे में ट्रेड कर रहे हैं। मतलब बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के, बिना ये समझे कि मार्केट कहां जा रहा है। सोचिए, अगर आपको किसी अनजान जगह पर बिना मैप के छोड़ दिया जाए, बिना ये बताया जाए कि आपको कहां जाना है, तो क्या होगा? आप या तो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे या फिर वहीं खड़े रहेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है। मार्केट में भी यही होता है। अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर नहीं समझते, तो या तो आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करेंगे जो लॉस दे सकता है, या फिर कंफ्यूज्ड रहेंगे और गलत सिग्नल्स पर ट्रेड ले लेंगे। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर का सही एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ताकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, न कि उसके खिलाफ। वैसे तो मैंने आप लोगों के लिए मार्केट स्ट्रक्चर पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि मार्केट कैसे मूव करता है। लेकिन फिर भी चलिए एक बार मार्केट स्ट्रक्चर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या रेंज में कैसे मूव करता है, ताकि आपको आगे की वीडियो और भी अच्छे से समझ आए। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि मार्केट किस फेज में है। मार्केट तीन तरीके से मूव करता है: अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड, जिसे हम साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का पहला फेज है अप ट्रेंड। अगर मार्केट लगातार हायर हाइज और हायर लो बना रहा है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यानी कि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रहा है, जिसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। बुलिश मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बाय ऑन डिप्स। यानी जब प्राइस टेम्परेरीली गिरता है, तब एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग अपर ट्रेंड में प्राइस शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद फिर से ऊपर जाने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए हमें हमेशा डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड ट्रेंड के साथ हो, न कि उसके खिलाफ। इससे न केवल हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर का दूसरा फेज है डाउन ट्रेंड। अगर मार्केट लगातार लोअर हाइज और लोअर लो बना रहा है, तो इसका मतलब है कि सेलर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं और प्राइस ओवरऑल डाउन साइड जा रहा है, यानी कि मार्केट बेयरिश है। इस सिचुएशन में सेलिंग प्रेशर बायर्स से ज्यादा होता है और प्राइस के और गिरने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है। बेयरिश मार्केट में ट्रेड करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है सेल ऑन राइज। यानी जब प्राइस टेम्परेरीली पुलबैक देता है, तब एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में प्राइस शॉर्ट टर्म पुलबैक के बाद फिर से नीचे गिरने की टेंडेंसी रखता है। इसलिए हमें हमेशा पुलबैक पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड ट्रेंड के साथ हो, न कि उसके खिलाफ। इससे न केवल हमारे ट्रेड के सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, बल्कि रिस्क भी कंट्रोल में रहता है। मार्केट स्ट्रक्चर का तीसरा फेज होता है साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट।
यह एक ऐसा फेज है जिसमें प्राइस एक फिक्स्ड रेंज में मूव करता है, न तो प्रॉपर अपर ट्रेंड में होता है और न ही प्रॉपर डाउन ट्रेंड में। इसका मतलब है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस से गिरता है और एक सपोर्ट से वापस ऊपर जाता है। इसलिए ऐसे मार्केट में ट्रेड करने का सबसे कॉमन तरीका होता है बाय एट सपोर्ट और सेल एट रेजिस्टेंस, जब तक प्राइस रेंज के अंदर ही मूव कर रहा हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि हमें साइडवेज मार्केट में ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ट्रेडर्स सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। यहां मार्केट का क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से लोग रैंडम ट्रेड्स लेने लगते हैं। इसका रिजल्ट यह होता है कि उनका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और अननेसेसरी लॉस हो सकते हैं। इसलिए जब तक मार्केट एक क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश न कर ले, साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। तो ट्रेड लेने से पहले चार्ट पर फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मार्केट स्ट्रक्चर होता है। मार्केट स्ट्रक्चर को समझना एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी स्किल है। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को सही से एनालाइज कर लेते हैं, तो आप बिना कंफ्यूजन के ट्रेंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं और अननेसेसरी लॉस से बच सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा अप ट्रेंड मार्केट में बाय ऑन डिप्स का अप्रोच अपनाना है, ताकि आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और प्राइस के टेम्परेरी करेक्शंस यानी पुल बैक का एडवांटेज ले सकें। वही डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको सेल ऑन राइज का इस्तेमाल करना, ताकि आप ट्रेंड के फ्लो के साथ बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकें और अननेसेसरी रिवर्सल्स से बचें। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना रिस्की होता है, इसलिए जब तक एक क्लियर ट्रेंड एस्टेब्लिश ना हो, ट्रेड को अवॉइड करना ही बेहतर है। जब तक आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझकर ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करते, तब तक आप अंधेरे में ट्रेड कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा ट्रेंड के साथ चलें, न कि उसके खिलाफ। हमेशा याद रहे कि सिर्फ एंट्री टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना काफी नहीं होता। हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड ज्यादा रिलायबल होता है और मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन को एक्यूरेटली डिफाइन करता है। अगर आप 1 घंटे के चार्ट पर एंट्री कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए 1 दिन का चार्ट देखें। अगर आप 30 मिनट के चार्ट पर एंट्री कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के लिए 4 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करें। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पर ट्रेड ले रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए 1 घंटे का चार्ट देखें। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर एंट्री कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम के लिए 30 मिनट के चार्ट का एनालिसिस करें। अगर आप 1 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए 15 मिनट का चार्ट देखें। यानी एंट्री टाइम फ्रेम के साथ हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड मार्केट की बड़ी पिक्चर दिखाता है और फॉल्स सिग्नल्स अवॉइड करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां चार्ट 1 मिनट टाइम फ्रेम का है, जिसमें प्राइस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहां पे हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम सिर्फ इस लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके ट्रेड डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके साथ हमें हायर टाइम फ्रेम के चार्ट को भी देखना चाहिए। तो 1 मिनट टाइम फ्रेम का हायर टाइम फ्रेम जो होता है, वो 15 मिनट होता है। तो अभी हम यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट को 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर स्विच कर दिए हैं, जिसमें हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइस 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ओवरऑल बुलिश ही है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। यानी कि हमें हायर टाइम फ्रेम पर भी बुलिशनेस देखने को मिल रही है और 1 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम पर भी बुलिशनेस देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें सिर्फ बाइंग साइड का ही ट्रेड प्लान करना चाहिए। अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश होता है, लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश होता है, तो इसका मतलब होता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो गलत है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में जो मार्केट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर भी उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। इसलिए हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस को इग्नोर करके लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेड डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। हमेशा अपने ट्रेड डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का इस्तेमाल करें। मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिएक्शन जोन्स। सिर्फ ट्रेंड पहचानना काफी नहीं होता, बल्कि यह भी समझना जरूरी है कि प्राइस कहां रिएक्ट कर सकता है और ट्रेड लेने का बेस्ट लोकेशन क्या होगा।
रिएक्शन जोन्स वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जहां मार्केट में बायर्स या सेलर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे प्राइस या तो रिवर्स होता है या फिर स्ट्रॉन्ग मूव कंटिन्यू करता है। अगर आप बिना रिएक्शन जोन्स पहचाने ट्रेड करेंगे तो मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट्स और अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल्स से कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सेटअप के लिए रिएक्शन जोन्स को ध्यान से समझना और उनका सही इस्तेमाल करना जरूरी है। फर्स्ट रिएक्शन जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब सपोर्ट लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस कंटिन्यूअसली हायर हाइजेस और हायर लोज बना रहा होता है, और जब प्राइस टेम्परेरीली नीचे सपोर्ट लेवल्स तक आता है तो बायर्स वहां से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जिससे मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसलिए अप ट्रेंड में सपोर्ट लेवल्स को पहचानना जरूरी होता है, जहां आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब प्राइस टेम्परेरीली डिप यानी कि पुल बैक कर रहा होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब रेजिस्टेंस लेवल्स ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। डाउन ट्रेंड में प्राइस लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा होता है, और जब प्राइस टेम्परेरी पुल बैक देता है और रेजिस्टेंस लेवल्स तक पहुंचता है तो सेलर्स वहां से प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, जिससे मार्केट का बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसलिए डाउनर ट्रेंड में रेजिस्टेंस लेवल्स को पहचानना जरूरी है, जहां आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब प्राइस टेम्परेरी राइज यानी कि पुल बैक कर रहा होता है। दूसरा रिएक्शन जोन है डिमांड और सप्लाई जोन, जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं। डिमांड जोन अप ट्रेंड में एक ऐसे लेवल को रेफर करता है जहां बायर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होता है। अगर प्राइस टेम्परेरीली नीचे आता है और किसी डिमांड जोन तक पहुंचता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि डिमांड जोन एक एरिया होता है जहां बायर्स ने पहले प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया था। जब प्राइस वापस उस जोन तक पहुंचता है तो बायर्स वहां वापस एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। इसलिए जब प्राइस डिमांड जोन तक आता है तो प्राइस का रिवर्स होना या बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यह लेवल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है, जहां प्राइस रिटेस्ट करता है, और यहां से ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे बेस्ट होता है। इसी तरह से सप्लाई जोन डाउन ट्रेंड में एक ऐसे लेवल को रेफर करता है जहां सेलर्स का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है। अगर प्राइस टेम्परेरीली ऊपर पुल बैक देता है और किसी सप्लाई जोन तक पहुंचता है तो यह एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि सप्लाई जोन एक एरिया होता है जहां सेलर्स ने पहले प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया था। जब प्राइस वापस उस जोन तक पहुंचता है तो सेलर्स वहां वापस एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं। इसलिए जब प्राइस सप्लाई जोन तक पहुंचता है तो प्राइस का रिवर्स होना या फॉल होने की प्रोबेबिलिटी होती है। यह लेवल मार्केट में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, जहां प्राइस रिटेस्ट करता है, और यहां से ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सबसे बेस्ट होता है। तीसरा रिएक्शन जोन है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप का कॉन्सेप्ट मार्केट में प्राइस के डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, जहां प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव के दौरान किसी एरिया में इस तरह से गैप क्रिएट करता है जहां प्रीवियस कैंडल्स में कोई प्राइस एक्शन नहीं होता। ये गैप्स मार्केट में इनएफिशिएंसीज को इंडिकेट करते हैं, और जब प्राइस वापस इन गैप्स को फील करने के लिए आता है तब वहां से प्राइस का रिवर्सल हो सकता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के दौरान फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो प्राइस जब वापस उस गैप को फील करने के लिए आता है तो ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करता है, क्योंकि अप ट्रेंड में प्राइस जब फेयर वैल्यू गैप तक वापस आता है तो बायर्स वहां वापस एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये वही लेवल होता है जहां उन्होंने पहले प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया था। इसलिए फेयर वैल्यू गैप अप ट्रेंड में एक डिमांड जोन जैसा काम करता है, जहां प्राइस को बाउंस होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। जैसे ही प्राइस गैप को मिटिगेट करता है, यहां से प्राइस अपसाइड मूव करने लगता है और ट्रेंड के साथ कंटिन्यू करता है। और इसी तरह से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मूव के दौरान फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो प्राइस वापस उस गैप को फील करने के लिए आता है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस वापस फेयर वैल्यू गैप तक आता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, क्योंकि सेलर्स वहां वापस एक्टिव होकर प्राइस को डाउन साइड पुश करते हैं।
इसलिए फेयर वैल्यू गैप डाउन ट्रेंड में एक सप्लाई जोन जैसा काम करता है, जहां प्राइस को रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है और प्राइस डाउन साइड मूव करने लगता है। फोर्थ रिएक्शन जोन है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन एक ऐसा लेवल होता है जहां प्राइस किसी ट्रेंड के दौरान रिएक्ट कर सकता है। अप ट्रेंड में जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है तो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करती है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन पर पहुंचता है तो बायर्स वहां से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं और मार्केट का बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होता है। इसी तरह से डाउन ट्रेंड में जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। जब प्राइस ट्रेंड लाइन पर पहुंचता है तो सेलर्स वहां से प्राइस को नीचे पुश करते हैं और मार्केट का बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू होता है। जब प्राइस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में अपनी ट्रेंड लाइन पर आता है तो अप ट्रेंड के दौरान ट्रेंड लाइन से बाइंग और डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन से सेल करना सबसे बेस्ट होता है। हमने पहले दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स को कवर किया है। फर्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर और सेकंड है रिएक्शन जोन्स। अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर को समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ट्रेड लेने से पहले तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें देखना होता है वो है सिग्नल टू एंटर। इसका मतलब है कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड और रिएक्शन जोन्स को देखना काफी नहीं होता, बल्कि आपको एक एंट्री कंफर्मेशन भी ढूंढना जरूरी है जो यह कंफर्म करे कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहां पे कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अब हम यहां पे समझ जाते हैं कि मार्केट बुलिश है क्योंकि प्राइस हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ट्रेंड को पहचानने के बाद हम रिएक्शन जोन को भी मार्क करते हैं। अब मान लीजिए प्राइस यहां पे एक पुल बैक देता है और इस फेयर वैल्यू गैप पर आता है और हम यहां से खरीदारी साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए प्राइस यहां से रिजेक्ट न होकर हमारे स्टॉप लॉस को ही हिट कर देता है। यहां पर हमारे स्टॉप लॉस के हिट होने का कारण यह है कि हम यहां पे ट्रेंड को सही से पहचानने में सफल हुए, रिएक्शन जोन को भी सही से पहचान लिया, लेकिन हम यहां पर कंफर्मेशन टू एंटर का इंतजार नहीं किए थे। यानी कि हम यहां पर ऐसी कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं पा सके थे जिससे हमें यह पता चले कि प्राइस यहां से बुलिश ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर हमें इस फेयर वैल्यू गैप पर कोई रिजेक्शन कैंडल कंफर्मेशन मिलता तो हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन हम यहां पे सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर और रिएक्शन जोन का इस्तेमाल करके ट्रेड किए थे। हम यहां पे सिग्नल टू एंटर को एनालाइज नहीं किए थे, इसीलिए यहां पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रेंड और रिएक्शन जोन को पहचान लेना ही काफी नहीं होता है, हमें इसके साथ में कोई ऐसा सिग्नल भी देखना चाहिए जो हमें बताता है कि अब प्राइस हमारे ट्रेड की दिशा में मूव करने वाला है। तो आपको हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर और रिएक्शन जोन को पहचानने के बाद एंट्री करने के लिए ऐसे सिग्नल्स को भी जरूर देखना है जो आपको ट्रेड में एंटर करने की कॉन्फर्मेशन दें। अब फोर्थ और लास्ट फैक्टर जो हमें ट्रेड लेने से पहले एनालाइज करना होता है वो है स्मार्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लानिंग। अब हमने एक क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर, रिएक्शन जोन्स और सिग्नल टू एंटर को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेड का सबसे इंपॉर्टेंट और फाइनल स्टेप होता है स्मार्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लानिंग। अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट सही जगह पर नहीं लगाते तो या तो आपका स्टॉप लॉस अनावश्यक तरीके से हिट हो सकता है या फिर आप प्रॉफिट बुक करने से पहले ही एग्जिट कर सकते हैं। इसलिए ट्रेड में रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट का सही प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है। एक स्टॉप लॉस को सही तब माना जाता है जब स्टॉप लॉस को रिएक्शन जोन के पीछे लगाया जाता है, न कि बस एक रैंडम प्राइस पॉइंट पर। अगर आप सपोर्ट लेवल से बाइंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल से नीचे लगाना चाहिए, और अगर आप रेजिस्टेंस लेवल से सेल कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यहां पे एक डिमांड जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन पे आता है और यहां पे आप एक रिवर्सल सिग्नल देखकर बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, तो आपको अपना स्टॉप लॉस हमेशा इस डिमांड लेवल से नीचे रखना चाहिए। डिमांड जोन से बाइंग के दौरान हमें हमारे स्टॉप लॉस को डिमांड जोन के नीचे रखने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि डिमांड जोन जो होता है वो प्राइस को नीचे आने से रोकता है, लेकिन फिर भी अगर प्राइस डिमांड को ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाता है और डिमांड जोन के नीचे लगे हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो इसका मतलब है कि अब बायर्स कमजोर हो चुके हैं।
इस कंडीशन में अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमें इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने अपना स्टॉप लॉस सही लगाया था, लेकिन अचानक से बायर्स कमजोर हो गए, जिनकी वजह से प्राइस डिमांड जोन को ब्रेक डाउन करके हमारे स्टॉप लॉस को हिट किया। और याद रहे कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है तो हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस मार्केट स्ट्रक्चर के बेस पे लगाना चाहिए। जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस दौरान अगर हम किसी रिएक्शन जोन से बाइंग कर रहे हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस हायर लोज के नीचे रखना चाहिए। अगर हायर लो पॉइंट काफी दूर है तो आप अपना स्टॉप लॉस उस रिएक्शन जोन के नीचे रख सकते हैं जहां से आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। इसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस दौरान अगर हम किसी रिएक्शन जोन से सेलिंग कर रहे हैं तो हमें अपना स्टॉप लॉस लोअर हाइज के ऊपर रखना चाहिए। अगर लोअर हाई पॉइंट काफी दूर है तो आप अपना स्टॉप लॉस उस रिएक्शन जोन के ऊपर रख सकते हैं जहां से आप सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। रिएक्शन जोन के पीछे स्टॉप लॉस लगाना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अगर आप इस टेक्निक से स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो इससे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि रिएक्शन जोन्स जो होते हैं वो प्राइस को हमारे स्टॉप लॉस तक आने से रोकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर प्राइस रिएक्शन जोन को फेल करके हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने सब कुछ सही तरीके से एनालाइज करके स्टॉप लॉस प्लेस किया था, लेकिन अचानक से प्राइस में ऑपोजिट स्ट्रेंथ आने की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। टारगेट सेट करने के लिए भी आपको हमेशा नियरेस्ट रिएक्शन जोन को इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि आपका फर्स्ट टारगेट हमेशा नियरेस्ट रिएक्शन जोन तक होना चाहिए। अगर आप अप ट्रेंड मार्केट में बाइंग कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट हमेशा नियरेस्ट रेजिस्टेंस या नियरेस्ट सप्लाई जोन तक रखना चाहिए, और अगर आप डाउन ट्रेंड मार्केट में सेल कर रहे हैं तो आपका पहला टारगेट हमेशा नियरेस्ट सपोर्ट लेवल या डिमांड जोन तक होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट हो जाता है और इसके बाद भी मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलता है तो आप हाफ पोजीशन को एग्जिट करके बाकी पोजीशन को ट्रेलिंग कर सकते हैं। सो आई होप कि अब आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रेड लेने से पहले वो कौन से 4 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें चेक करना चाहिए। फर्स्ट फैक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर। हमें सबसे पहले यह पहचानना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज। सेकंड फैक्टर, रिएक्शन जोन्स। मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमें रिएक्शन जोन्स जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड आदि को देखना चाहिए, जहां से हम बाइंग या सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकें। थर्ड फैक्टर, सिग्नल टू एंटर। जब प्राइस रिएक्शन जोन पर आता है तो क्या वहां पे प्राइस कोई रिएक्शन यानी सिग्नल दे रहा है जिससे हमें यह पता चल सके कि प्राइस हमारे ट्रेड की दिशा में जाने वाला है। फोर्थ फैक्टर, स्मार्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट प्लानिंग। हमें स्टॉप लॉस और टारगेट का सही से प्लानिंग करना चाहिए, जैसे रिएक्शन जोन के पीछे स्टॉप लॉस और नियरेस्ट रिएक्शन जोन तक टारगेट रखना। अब आइए इन्हें एक चार्ट पर कंबाइन करके समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि प्राइस कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, तो यहां सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को पहचानना है। तो यहां आप देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहां पर हायर हायर और हायर लो की फॉर्मेशन कर रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर यहां बुलिश है, तो हमें सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड प्लान करने हैं। अब सेकंड फैक्टर में हम यहां पर उन सभी रिएक्शन जोन को मार्क कर लेते हैं जहां से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब देखिए, प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है, तो क्या हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने यहां मार्केट स्ट्रक्चर को पहचान लिया और रिएक्शन जोन को भी पहचान लिया, लेकिन हमें अभी तक हमारा तीसरा फैक्टर सिग्नल टू एंटर नहीं मिला, जिसके आधार पर हम ट्रेड में एंटर करते हैं। अब देखिए, यहां पर इस ऑर्डर ब्लॉक पर एक स्ट्रॉन्ग लोअर विक रिजेक्शन कैंडलस्टिक बन रही है, जिसका मतलब है कि प्राइस में बाइंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है और प्राइस अपसाइड जा सकता है। अब हमें यहां ट्रेड में एंटर होने से पहले हमारे चौथे फैक्टर को भी एनालाइज करना है कि अगर हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमें हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट कहां रखना चाहिए। तो जैसा कि मैंने अभी चौथे फैक्टर में बताया था कि हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस रिएक्शन जोन के पीछे और टारगेट नजदीकी रिएक्शन जोन तक रखना चाहिए। तो अब हम यहां से बाइंग साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।
हमें अपना स्टॉप लॉस इस रिएक्शन जोन के नीचे रखना है क्योंकि हम इसी रिएक्शन जोन से बाइंग कर रहे हैं और हमें अपना टारगेट नज़दीकी रिएक्शन जोन तक रखना है। तो नज़दीकी रिएक्शन जोन यह रेजिस्टेंस लेवल है। हम इस रिएक्शन जोन तक अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं। अब देखिए, प्राइस यहां से अपसाइड जाता है और हमारा फर्स्ट टारगेट आसानी से अचीव हो जाता है। तो अब हम चाहें तो यहां अपनी हाफ पोजीशन को एग्जिट करके बाकी पोजीशन के साथ ट्रेलिंग कर सकते हैं, अगर मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती है तो इसी तरह से आपको भी ट्रेड लेने से पहले चारों फैक्टर को जरूर एनालाइज करना चाहिए। अगर आप इस तरह से अपने ट्रेड को एनालाइज करेंगे तो इससे आपके ट्रेड्स ज्यादा स्ट्रक्चर्ड होंगे और आप बिना कंफ्यूजन के बेस्ट चार्ट रीडिंग और एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान फॉलो कर पाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि आप इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचेंगे, आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा और लॉन्ग टर्म में आपकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। और यही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप कंप्लीटली स्मार्ट मनी के माइंडसेट से चार्ट को रीड करना और ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पीकेआर ट्रेडिंग ऐप को डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट एमएनईआई का फुल पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्मार्ट मनी का नॉलेज दिया जाता है। अगर आप इस समय इस पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो इस टाइम रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आप कूपन कोड में 87 रिपब्लिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है और इसके बाद इस पैकेज में आपको इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो गो एंड चेक आउट नाउ।